हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं संदीप त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। जितनी भी डिटेल्स पॉसिबल हैं दैट ऑल आई विल टीच यू इन दिस इंटायर सेशन। और जो भी बच्चे अपनी ग्रामर को बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सारे सेशन जो अब मैं स्टार्ट करूँगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो कोई भी सेशन आप लोग स्किप नहीं करिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करने पाएँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आज का जो पहला टॉपिक है वो है सेंटेंस। पहले देखिए हम सेंटेंस को समझते हैं कि आखिर सेंटेंस क्या है। तो बेसिकली हिंदी में देखिए आपने सुना होगा वाक्य, तो वाक्य को ही इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। ये पहली चीज़ आपको रट के रखना है। अगर आपने हिंदी में सीखा हुआ है वाक्य के बारे में, तो वाक्य ही वास्तव में सेंटेंस है। तो कोई भी वाक्य होता क्या है, कोई भी सेंटेंस होता क्या है, जब कई सारे वर्ड, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, मैं शब्दों की बात कर रहा हूँ। अगर कई सारे शब्द हैं और शब्दों का क्या हो जाए, एक ग्रुप हो जाए, क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए, और उस ग्रुप की कोई क्या निकले, मीनिंग निकले, एक पार्टिकुलर मीनिंग निकल रही है, तो बस उसी को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आखिर सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस बेसिकली किसका ग्रुप होता है, ये एक वर्ड का ग्रुप होता है, और उसकी कोई उनकी क्या निकलनी चाहिए, मीनिंग निकलनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान देना है। अगर वो मीनिंगलेस है, यानी कि उसकी मीनिंग उस पार्टिकुलर दिए गए सेंटेंस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड की मीनिंग नहीं निकल रही है, तो बेटा सेंटेंस नहीं है। ओके, आई विश कि ये बात आपको समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आखिरकार वाक्य क्या है, यानी सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस इज नथिंग बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे देखिए इसका स्पेलिंग ये गलत लिखी हुई है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये शब्दों का क्या होता है, एक समूह होता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। बट जो मेन पॉइंट है वो आपको क्या याद रखनी है, बट इट शुड बी मीनिंगफुल। ये कैसी होनी चाहिए, ये मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ से आप इसका डेफिनेशन पे अपनी कॉपी में स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, उसको देखते हैं। जैसे कि देखिए नीचे कहा जा रहा है रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रोहित एक क्या है, वर्ड है, इज भी वर्ड है, प्लेइंग क्रिकेट विद हिज एंड फ्रेंड्स। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे जो है क्या हैं, ऑल दीज आर वर्ड। और जब हमने इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रख दिया है तो हमने क्या पाया कि एक सेंस बना रहे कि रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, कि रोहित क्या कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। एक प्रॉपर मीनिंग निकल रही है, तो इसे हम बोलेंगे सेंटेंस। अगला वाक्य देखते हैं, जैसे कविता, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लगा लेते हैं, कविता हैज, यहाँ पे क्या लग जाएगा, कविता हैज नॉट। सो कविता हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। मीन्स कविता ने अपना काम पूरा नहीं किया। यहाँ पे देखिए ये भी एक सेंटेंस है, और ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव। देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, आगे हम सीखेंगे काइंड्स के बारे में भी। यहाँ पे सिंपली बात कही गई तो इसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ये सेंटेंस पे, बट कैसा सेंटेंस है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऐसी कविता हैज़ नॉट, यहाँ पे देखिए नॉट लग गया है, तो ये भी एक सेंटेंस है, बट ये कैसा सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। यानी हैं तो सारे सेंटेंस ही, बट कुछ कारणों की वजह से इन्हें कुछ काइंड्स में डिवाइड किया गया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है हेल्पिंग वर्ब से। तो वैसे वाक्य ये भी है, क्योंकि इसका भी एक मतलब निकल रहा है कि क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। अब चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसको हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर हम देखते हैं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। पानी के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, सेंटेंस हो जाएगा। बट इस सेंटेंस को बोलते हैं इंपरेटिव। क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस को बोलते हैं इंपरेटिव। यानी ऐसा सेंटेंस जहाँ पे क्या किया जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट किया जाता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। वैसे एक अनदर वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, स्विच ऑन द टीवी। इसका मतलब होता है कृपया टीवी को स्विच ऑन कर दीजिए।
अब टीवी को चूंकि स्विच ऑन करना है, अपने आप में कंप्लीट सेंस निकल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हैं। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट तो नहीं किया जाए, बट ये एक प्रकार से ऑर्डर है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल्स आगे डिस्कशन करेंगे। अगला सेंटेंस कह रहा है मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। तो किसी के लिए यहाँ पे विश किया जा रहा है या ब्लेसिंग्स की जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, ऑपरेटिव। यानी जहाँ कहीं भी किसी को विश किया जाता है, कर्ज किया जाता है, ब्लेस किया जाता है, वहाँ पे बेटा बनता है ऑपरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का एक एग्जाम्पल मैंने और लिया हुआ है, और ये है वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज। तो यहाँ पे देखिए क्या एक सडन एक एक्सप्रेशन आया, किसी व्यक्ति ने एक सुंदर सी तस्वीर को देखा, एक एक्सप्रेशन बाहर निकल के आया, तो उसने बोला कि वाव कितनी बेहतरीन तस्वीर है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बेटा बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। यानी ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एज वेल एज ऑलमोस्ट ऑल द काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स को मेंटेन करने के लिए। चलते हैं फर्दर, और अब आज के नेक्स्ट टॉपिक में हमने लिया हुआ है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पहले समझते हैं, देखिए पार्ट्स का मतलब क्या होता है। देखिए तो पार्ट्स का मतलब बेसिकली होता है भाग, और भाग देखिए क्या होता है, भाग का मतलब देखिए होता है कोई भी चीज़ कितने चीज़ों से मिलके बनी हुई है, उसे क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले ये है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो वाक्य हम पढ़ते हैं, जो वाक्य देखते हैं, वाक्य में हमने क्या देखा, कई सारे शब्द देखे, तो इन सारे शब्दों को क्या कहते हैं, ये हैं क्या, बस इन्हीं को हम क्या जानेंगे, इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो उसी को बोलेंगे भाग। यानी कोई भी सेंटेंस जो होता है, हर एक सेंटेंस में क्या क्या हिस्से बेसिकली हो सकते हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, उन्हीं को बोलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो बेसिकली देखिए, अगर बेसिक तौर पे वैसे कई सारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, बट पहला जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जो आपको जानने की जरूरत ये है कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस जो होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वाक्य के दो भाग होते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके दो भाग जरूर होंगे बेटा। पहला जाना जाता है सब्जेक्ट, पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, और सेकंड पार्ट को बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो हमने जान लिया, कोई भी सेंटेंस है उसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, यानी दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपने हिंदी में सुना होगा उद्देश्य और विधेय। खैर यहाँ पे आते हैं इंग्लिश में, चूंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो पहले सब्जेक्ट होता क्या है, अब ये जानना भी जरूरी है। देखिए क्योंकि बेसिकली बच्चों को इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है, वो पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर किसी दिए हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सब्जेक्ट कहते किसको हैं। सो हु परफॉर्म वर्क, तो यानी किसी वाक्य में जब आप पढ़ते हैं, आप जब ये देख पाएं कि उस पूरे वाक्य में जो कार्य कौन कर रहा है, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा होगा, वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरी चीज, और या फिर अबाउट whom we talk is known as subject of the sentence। यानी कि जो किसी सेंटेंस में जो व्यक्ति काम कर रहा हो, या तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा, या फिर हम जिसके बारे में क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। वैसे सब्जेक्ट को पहचानने का एक तरीका है, अगर आपको सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑलवेज किस चीज से क्वेश्चन करेंगे, कौन का प्रश्न करेंगे, वर्ब से। किससे, वर्ब से। आप कौन यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे आप हु। अगर आप हु का क्वेश्चन करते हैं वर्ब से, तो आपको बिना किसी टेंशन के इजीली आपको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हुए, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए हमने लिया हुआ है यहाँ पे, अनुज हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो अनुज ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए काम कौन कर रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काम कौन कर रहा है, अनुज कर रहा है। तो अनुज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा जो हमने ट्रिक अभी आपको बताया कि आप किसका प्रश्न करें, हु, कौन, किसने काम पूरा किया, कौन काम पूरा किया, आपको आंसर क्या मिलेगा, अनुज ने अपना काम पूरा किया। और सिंपली इस तरह से क्या आंसर हो जाएगा, अनुज जो है इस सेंटेंस में आंसर हो जाएगा कि अनुज सब्जेक्ट है। एक सेंटेंस और मैंने लिया हुआ है, देखिए जरूरी कि एक ही शब्द सेंटेंस कहलाए। आगे देखिए, रोहित एंड हिज फादर आर गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं,
कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है केवल रोहित क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और हिज फादर को वो स्किप कर देते हैं, बट नहीं। यहाँ पे देखिए हम केवल रोहित के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम रोहित के साथ साथ रोहित के फादर के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसलिए इस पूरे वाक्य में रोहित के साथ साथ हिज फादर भी सब्जेक्ट का पार्ट होंगे। तो यानी यह कंप्लीट आप जो ये देख रहे हैं, जो कि हाईलाइट किया गया है पूरा वर्ड, ये दोनों यानी रोहित एंड हिज फादर, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली एक एग्जांपल मैंने और लिया है, इसको भी देखते हैं। ये एक प्रोनाउन, जरूरी नहीं कि देखिए हर बार कोई नाउन ही आए, नाउन की जगह पे कोई एक प्रोनाउन भी आ सकता है। जैसे हमने देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, दे आर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उनके बारे में बात करो। किनके बारे में, जो लोग क्या हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, कौन, यानी कौन, हु, कौन मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप कहोगे दे। तो बस हमको यहाँ से क्या मिल गया, आंसर मिल गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका हाईलाइटेड पार्ट दे। सो आई विश कि आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में, जिससे ये पता चले कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उस पूरे वाक्य में कोई कार्य कर रहा है, या फिर हम उसके बारे में क्या कर रहे हो, कोई बातें कर रहे हो। तो जिसके बारे में हम कोई बातें कर रहे होंगे, या फिर जो व्यक्ति उस पूरे वाक्य में कार्य कर रहा होगा, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आइए अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रेडिकेट के बारे में, कि आखिर प्रेडिकेट क्या होता है। सो देखिए प्रेडिकेट वो होता है, सो व्हाट एवर वी से अबाउट सब्जेक्ट, तो जो कुछ भी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, इज नोन एज प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। आप चाहें तो ऐसे कंप्लीट देख पाएंगे। तो यहां से आप लोग समझ गए होंगे। तो सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जा रहा होगा, जो भी बातें हो रही होंगी, या सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए, तो सब्जेक्ट मिलने के बाद जितना भी रिमेन पार्ट बचा हो, जितना भी पार्ट बच गया हो, जितना भी हिस्सा बच गया हो, वो सारा का सारा जो बचा हुआ हिस्सा है वही कहलाता है प्रेडिकेट। ये बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बट फिर भी आप जानिए कि प्रेडिकेट होता क्या। सो वॉट एवर वी से अबाउट सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे जैसे ऊपर की एग्जांपल्स ही मैंने लिए हुए हैं, आइए इनको समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अनुज हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो कौन अपना काम पूरा कर लिए, अनुज, यानी अनुज। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस पार्ट इज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने क्या कर लिया है, अपना काम पूरा कर लिया है। और जब उसके बारे में ये बात कही जा रही है, यानी अनुज को छोड़ करके जो रिमेनिंग जितना भी पार्ट बच गया, जो आप यहाँ पे हाईलाइटेड नीचे वाले सेंटेंस पे देख रहे हैं, दिस पार्ट इज नोन एज प्रेडिकेट ऑफ दिस सेंटेंस। ये इस सेंटेंस का क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। सिमिलरली वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल, रोहित एंड हिज फादर आर गोइंग टू दिल्ली। एग्जांपल हमने अभी ऊपर देखा और हमने क्या देखा था कि रोहित एंड हिज फादर, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं भाई, रोहित और उसके फादर जा रहे हैं। तो इसको, इन दोनों को छोड़ करके जितना भी रिमेनिंग पार्ट बच गया, यानी कि आर गोइंग टू दिल्ली, ये रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, प्रेडिकेट। बस इसी को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द अनदर एग्जांपल विच वी हैव टेकन, दे आर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। हमने देखिए क्या देखा था कि दे को हमने यहां बताया था क्या है, सब्जेक्ट है इन आर प्रीवियस एग्जाम्पल, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो रिमेनिंग पार्ट है, आप समझ गए होंगे इसमें क्या या कौन सा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो आप बोलेंगे आर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिए हमने क्या सीखा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग, वाक्य के कितने बेसिकली भाग होते हैं। सो देयर आर टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इनकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि आप अपना नोट्स प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएं। सो चलते स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लेवल पे और जानते हैं आगे की बातें।
तो आगे हम लोग बहुत छोटी सी चीज़ जानने वाले हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट है। ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल में इसे डिस्कस कर चुके हैं। काइंड्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे काइंड्स का मतलब बेसिकली इन हिंदी है प्रकार। तो देखिए वाक्य के प्रकार, अब पहले हम ये समझे कि ये प्रकार का मतलब क्या होता है। तो कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ कहीं पे कितने तरह की पाई जाती हैं उसे ही क्या बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं। कितने तरह की कोई चीज़ पाई जाएगी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकार बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम टाइप या काइंड्स, हमारा मतलब ये है जो ये वाक्य हैं, वाक्य तो बेसिकली कई सारे होते हैं, बट ये जो वाक्य हैं ये कितने तरह के पाए जाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि आप बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, पेन। तो दुनिया में वो सारी चीज़ें जिससे हम लिखते हैं वो क्या कहलाती हैं, पेन कहलाता है। बट आप देखेंगे मार्केट में कई प्रकार के पेन होते हैं। कोई यूज़ एंड थ्रो वाला पेन होता है, कोई कई सारे मतलब कई वैरायटी के आप पेन देखते होंगे। या बहुत सिंपल हम कार देख लें, तो बेसिकली जितने भी फोर व्हीलर्स हैं सारे क्या कहलाते हैं, कार्स कहलाती हैं। बट ये कार की कई सारी वैरायटी होती हैं। कार तो है बट हर कार अपने आप में क्या है, डिफरेंट फीचर्स के साथ हैं। तो बस वो उनकी क्या हो गया, टाइप हो गया कि इतने इतने प्रकार की कार्स मार्केट में क्या है, अवेलेबल हैं। आई होप ये प्रकार या टाइप में अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा कि आखिर टाइप या काइंड्स होता क्या है। तो बेसिकली जो भी वाक्य हम बोल रहे हैं वो तो वाक्य तो है ही, बट हर वाक्य अपने आप में अलग हो सकता है, अलग प्रकार से ट्रीट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बेसिकली से कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा इस प्रकार से इनको क्लासीफाई किया गया बेसिकली 6 काइंड्स में। कुछ बच्चे अगर अपनी बुक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं पे आपको 4 काइंड्स मिल जाएं या फिर कहीं पे आपको 5 काइंड्स भी मिल जाएं। तो उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होइए, कभी मैं आगे डिस्कस करके बता दूंगा कि आपकी बुक्स में 4 या 5 काइंड्स क्यों दिए रहे हैं, तो उसके क्या रीजंस हैं। तो देखिए हमने अभी ऊपर एग्जांपल लिया ही था, उसी को यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला काइंड क्या कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंपरेटिव, पांचवा यहाँ पे ऑपरेटिव है, दिस इज रिटन ऑपरेटिव, it will not be here, and exclamatory. So these are 6 kinds of sentences. ये क्या है, sentences के 6 kinds होते हैं। अभी मैं आपको एक जनरल फॉर्म में बता दें फिर डिस्कशन करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बेटा बोलते हैं जो बेसिकली एकदम सिंपल या साधारण वाक्य जिसको बोलते हैं। यानी एक सिंपल सेंटेंस को, एक साधारण सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। वहीं फर्दर अगर हम बात करें, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें नो, नॉट या फिर नेवर मिल जाए स्टूडेंट्स, तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फर्दर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, क्या पूछा जा रहा हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो, प्लस रिटन की फॉर्म की बात करें उसके एंड में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। सिमिलरली अगर हम इंपरेटिव की बात करें, तो अगर कहीं पे ऑर्डर किया गया या फिर इसके अगेंस्ट क्या किया गया, रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, या फिर आपको कोई एडवाइस या फिर सजेशन दिया जा रहा हो, तब वो कहलाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट ऑपरेटिव सेंटेंस। बेटा ऑपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जहां पे हम किसी को विश करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे एटसेट्रा, या फिर किसी को ब्लेस करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा था, मे गॉड ब्लेस यू। या फिर किसी को सिमिलरली हम क्या करते हैं, जस्ट अगेंस्ट कर्ज करते हैं, श्राप देती हैं। तो ये सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, ऑपरेटिव। एंड फर्दर एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी मीन्स जहां पे हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारा यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल्स भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को हो सकता है इस पर थोड़े बहुत माइनर कन्फ्यूजन्स हो। पहला देखिए, आपने देखा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, जबकि ऊपर मैंने इनमें से किसी भी नाम की चर्चा नहीं की थी। समझते आखिर क्यों, क्योंकि देखिए यही कारण कि आपके बुक्स में कभी कभी 5 या 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दे दिए जाती हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है बेटा, कई सारे बुक्स में क्या करते हैं कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव का नाम नहीं लिखा जाता है, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का वो नाम नहीं लेते हैं, उसकी जगह पर एक नया नाम वो लिखते हैं और उसका नाम क्या हो जाता है, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। आईएएस बच्चा पार्टी यहाँ पे आपका ये कंफ्यूजन क्या हो गया होगा, दूर हो गया होगा कि आखिर ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव कहाँ से आए। यानी कि
अगर आप 6 काइंड्स बोल रहे हो तो आप बोलेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। लेकिन आप अपने क्वेश्चन में 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का आंसर भी दे सकते हैं। जब आप 5 काइंड्स बताएंगे तो आपको विशेष ध्यान ये देना है कि आपको ये अफर्मेटिव और नेगेटिव का नाम नहीं लेना है, बल्कि इनके जगह पे आप क्या बोलना है, असर्टिव या फिर आपको बोलना है डिक्लेरेटिव। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई विश कि ये कंफ्यूजन अब आपको भविष्य में दोबारा कभी नहीं आएगी। तो असर्टिव सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव दोनों क्या होते हैं, दोनों मैसेज इन्वॉल्व होते हैं। दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन और मेक स्टेटमेंट्स। तो इन दोनों चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या, कि रोहन इज गोइंग टू मार्केट, कि रोहन कहाँ जा रहा है, रोहन बाजार जा रहा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात कही गई है। सो दिस इज असर्टिव। वही अगला सेंटेंस देखते हैं, नैना हैज कंप्लीटेड, दिस इज व्हाट, कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, नैना ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। ये भी सिंपल से एक वाक्य कहा गया, कि स्टेटमेंट बोला गया। सिमिलरली दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ, यानी कि ये नेगेटिव है, बट इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, असर्टिव बोल रहे हैं। वाई, बिकॉज असर्टिव में अफर्मेटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल बी देयर। ये दोनों प्रकार के सेंटेंसेस कहाँ होंगे, इस काइंड्स में होंगे। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, लाइक माई फ्रेंड्स डू नॉट हेल्प मी। यहाँ पे भी देखिए आप नॉट देख रहे हैं, प्लस मैंने अभी आपको ऊपर बताया नॉट के साथ साथ आपको नो या फिर नेवर भी अगर मिल जाता है तब भी आप बोलेंगे सेंटेंस असर्टिव है, या फिर उसको आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं। आई विश बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट काइंड्स में। तो नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पहले ही समझाया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये बेसिकली प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बेसिकली इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, इसी से ये बात क्लियर हो रही है कि वो वाक्य जिसमें क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। सो दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इन सारे प्रश्नों का सेंटेंसेस का यूज किसमें किया जाता है, टू आस्क क्वेश्चंस। हाँ, यहाँ पे जानकारी के लिए आपको बेटा बता दूं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक को बेसिकली बोला जाता है सिंपल इंट्रोगेटिव, क्या बोलते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव, वाइल अनदर इज नोन एज डबल इंट्रोगेटिव। इन्हें क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके इनके बीच में डिफरेंसेस क्या, ये समझ लेते हैं। तो देखिएगा वो सेंटेंसेस जो किससे स्टार्ट हो, जो हेल्पिंग वर्ब से बेटा स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, वो सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। वहीं अगर कोई क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा हो, क्वेश्चन वर्ड, या फिर आपने रटा होगा WH टाइप जो वर्ड्स होते हैं, उनसे अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होगा तब आप बोलते हैं WH टाइप, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव। इनके एग्जाम्पल्स भी मैंने लिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो आप देखिए, जैसे कि पहला यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, हाउ आर यू मोहन, मोहन तुम कैसे हो। तो यहाँ पे भी देखिए आखिर प्रश्न ही पूछा जा रहा है। पहला तो यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा देखिए WH टाइप, जब W और H इन्वॉल्व हो, व्हाट, हुम, हुज, व्हेन, वेयर एटसेट्रा, ऑल दीज आर नोन एज WH टाइप और क्वेश्चन वर्ड। ओके, इससे स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कौन सा इंट्रोगेटिव है, तो आप बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव। अनदर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है और किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कैसा इंट्रोगेटिव, दिस इज अ सिंपल इंट्रोगेटिव। ये कैसा इंट्रोगेटिव है, दिस इज अ सिंपल इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। नेक्स्ट, डू यू वांट दीज बुक्स, यहाँ पे देखिए डू से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम्हें ये बुक्स चाहिए। तो यानी कि ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में कौन सा इंट्रोगेटिव बच्चा, तो आप सिंपली बोलेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव। क्यों, ये तो आप बताने की जरूरत नहीं है। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आर यू नॉट गोइंग विद योर फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं जा रहे हो। अब यहाँ पे बेसिकली आप तो समझ ही गए होंगे ये इंट्रोगेटिव है, बट कैसा इंट्रोगेटिव, देखिए WH टाइप से स्टार्ट हुआ है, मींस दिस इज अ डबल इंट्रोगेटिव टाइप। एक ऐसा सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो हमने इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिया है। अब आइए फिनिश करते हैं अपना इंपरेटिव फर्दर। बेटा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छे टेक्निक से आपको सारी कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ,
तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे कि आपकी कोई भी अपकमिंग वीडियोज़ स्किप ना हो, इससे कुछ भी आपका लगना नहीं है। और इतना तो आप कर सकते हैं कि ये नॉलेजेबल चीज़ है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहा हो, कोई किसी भी क्लास किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, तो आप इस वीडियो प्लीज़ कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें और वो लोग इस फैमिली के साथ जुड़ पाएँ। चलिए आगे की बात करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस किस सेंटेंस को बोलते हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। यानी दीज सेंटेंसेस आर यूज टू मेक रिक्वेस्ट। पहला चीज़ तो इसमें रिक्वेस्ट प्रार्थना के लिए, और टू गिव कमांड्स या फिर कमांड्स के लिए, या फिर एडवाइस के लिए, या फिर सजेशन के लिए, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में एक वर्ड और मिसिंग है विच इज़ ऑर्डर। इन सभी में किसका अगर ये सब है कहीं पे, तो वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख लेते हैं, प्लीज गिव मी द प्रिंसिपल्स नंबर। कृपया मुझे प्रिंसिपल का नंबर दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्लीज वर्ड लगाया गया है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में काइंडली का यूज हुआ है या फिर बेटा प्लीज वर्ड का यूज किया गया है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, रिक्वेस्ट कहलाएगा। ये बात आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। तो यानी ये सेंटेंस हो गया इंपरेटिव, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, डोंट लीन आउट ऑफ द विंडो। विंडो से यानी खिड़की से बाहर मत देखो। इसको आप सजेशंस भी मान सकते हैं, एडवाइस या फिर कमांड, या किसी भी सेंस में अगर कोई ऑर्डर दे तो ऑर्डर की जैसा आप ले लीजिए, या कोई बच्चा है किसी को कोई एडवाइस दिया जा रहा है कि भाई खिड़की के बाहर मत देखो आप, तो इन सारे केसेस में कौन सा काइंड बनेगा, इंपरेटिव काइंड ही बनेगा। नेक्स्ट, काइंडली स्विच ऑन द टीवी। देखिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है, काइंडली का यूज हुआ है, यानी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यानी ये सेंटेंस भी कैसा हो जाएगा, इंपरेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, यू शुड विजिट अ डॉक्टर टुडे। देखिए यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है, तो एडवाइस ही है कि सिंपली आज आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए भाई, यानी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है किसी व्यक्ति की तबीयत हेल्थ ठीक ना हो और कोई व्यक्ति उसे एक एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि कृपया आप जो है एक बार अपने आप को डॉक्टर को दिखा दीजिए, जिससे कि आपकी हेल्थ रिकवर हो, ठीक हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो यू शुड विजिट अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे कि ये कैसा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। आई विश समझ में आ गया होगा बेटा, बट फिर भी लेट सपोज अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, देन ड्रॉप योर कंफ्यूजन्स इन कमेंट सेक्शन। बताइए ज़रूर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मेरा एफर्ट आपको यूजफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए अनदर मैंने सेंटेंस लिया हुआ है ऑपरेटिव सेंटेंस, और ऑपरेटिव पढ़ाने से पहले बेटा एक बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। एक्चुअली कई सारी आप बुक्स आप देखेंगे तो आपको ये काइंड बहुत रेयरली ही कुछ बुक्स में देखने को मिलता है, नहीं ऑपरेटिव सेंटेंसेस नहीं देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि कई सारी बुक्स के राइटर्स ने क्या किया हुआ है कि ऑपरेटिव सेंटेंस एज वेल एज इंपरेटिव सेंटेंस, ओके, सो इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, और इसको दोनों को मर्ज करके ये क्या बोलते हैं, इंपरेटिव बोलते हैं। यानी जहां कहीं अगर विश भी किया जा रहा होगा, ब्लेसिंग्स या कर्ज भी किया जाएगा, तभी वो इंपरेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं। यानी कि आप इसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये देखिए ब्लेसिंग्स किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन इंपरेटिव प्लस अगर आपको कोई आगे इंट्रोगेटिव दे दिया गया, तो अब यहाँ पे आप क्या टिक करके आएंगे, इंपरेटिव टिक करके आएंगे, कि समझ जाएंगे कि यहाँ पे इसको इसी में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। बट अगर आप ऑप्शन दे दिया इंपरेटिव और ऑपरेटिव, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप सिमिलरली यहाँ पे बोलेंगे क्या, ऑपरेटिव। यानी ऑपरेटिव का नाम आएगा तब आपको याद कर रखना पड़ेगा कि ऑपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ऑपरेटिव सेंटेंसेस बेटा वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी को विश करते हैं, ब्लेस करते हैं, या फिर कर्ज करते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को तो आशीर्वाद दे रहा हो, कोई विशिंग्स बधाइयाँ दे रहा हो, या फिर कर्ज श्राप दे रहा हो, तो वहाँ पे आप बोलेंगे वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबे उम्र तक जिए। अब आप समझ सकते हैं कि किसी ने किसी को ये शब्द बोला तो सिंपली उसको क्या दे रहा है, वो ब्लेसिंग्स आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ये कैसा सेंटेंस कहलाएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जांपल, हैप्पी बर्थडे। ये क्या है, तो आपने देखा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विश किया है किसी ने, किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने क्या किया है, दूसरे व्यक्ति को विश किया है हैप्पी बर्थडे। तो बस यहाँ पे जब चूंकि विश किया गया, आप सिंपली यहाँ से आप क्या कहेंगे
ये जो सेंटेंस है कैसा सेंटेंस है, ये एक ऑपरेटिव सेंटेंस है। नाउ वी हैव अनदर, मे गॉड पनिश यू, यानी भगवान ही तुम्हें क्या देगा, सजा देगा। तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उसे क्या किया गया, कर्ज किया गया, श्राप दिया गया। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा, ये भी ऑपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए हम चलते हैं अपने अगले और लास्ट काइंड पे, फिर कुछ और सीखेंगे नया। आई विश वीडियो आपको यूजफुल लग रही होगी, एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए। फर्दर जो वीडियो होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन को कंप्लीटली फिनिश करेंगे। ऐसे एक एक टॉपिक करके मैं कंप्लीट एडवांस ग्रामर तक आप लोग को ले जाऊंगा। फिर बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अभी ऊपर में हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया था क्या, दैट दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो हमारे फीलिंग्स को, यानी किसको एक्सप्रेस करते हैं, हमारे फीलिंग्स को, इमोशंस को ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एंड दीज सेंटेंसेस यूजुअली बिगिन विद हाउ, व्हाट, हाउ से या फिर व्हाट से, या फिर कोई एक्सक्लामेशन, और एंड में इनके क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क होता है। एक्सक्लामेशन मार्क तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सिंपल तौर पे मैं बताऊं तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे कोई सडन फीलिंग क्या किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए। वो आप एक्साइटमेंट भी हो सकती है, आप उदास भी हो सकते हैं, आप शॉक भी हो जा सकते हैं, सरप्राइज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एग्जांपल्स लाइक हियर आई हैव टेकन व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज। कितनी सुंदर तस्वीर, यानी किसी व्यक्ति ने किसी तस्वीर को देखा और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया कि वाह कितनी बेहतरीन तस्वीर है। सो दिस बिलोंग्स टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहचानने का एक और तरीके इसमें है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यू विल गेट एट द एंड ऑफ ईच काइंड। नेक्स्ट, हाउ नाइस ऑफ यू टू हैव कम, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर पे गया, उसे देख के बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आए। वो व्यक्ति सरप्राइज, वो खुश हुआ। तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ what a, this is not are, this is a, what a pleasant day it is। कितना सुंदर, कितना बेहतरीन, कितना शानदार दिन है ये। कोई दिन अच्छा था, बेहतर था, बहुत ही बेहतरीन था, कोई व्यक्ति देख करके बहुत खुश हो जाता है तो उसने ये सेंटेंस बोला, यानी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। यानी कि ये सेंटेंस भी किससे बिलोंग करेगा, दिस सेंटेंस विल ऑल्सो बिलोंग्स टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आई विश स्टूडेंट्स आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हमने काइंड्स में कई सारी चीज़ें डिस्कस की, 6 काइंड्स, और हमने फिर एग्जांपल में हमने 5 काइंड्स लिया। क्यों, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। चाहे तो आप इन सभी चीज़ों का वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि कैसा लग रहा है एफर्ट, और मैं कोशिश करूँगा अच्छे कंटेंट्स ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए फर्दर ला पाऊँ। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान समझिएगा। देखिए स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब बेटा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बनावट। किस चीज़ की हम बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट। यानी कि हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि अगर हम बात करें बनावट की, तो बनावट के आधार पर सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार की होती हैं। तो बेटा स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात करें तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स। कुल कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये टॉपिक अपने आप में बहुत एक लेंथी टॉपिक है, तो बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊँगा बेटा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। पहले आप बस इन तीनों के बारे में बेसिक से जानकारी ले लें। हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो तो परेशान नहीं होइएगा। मेरी एक वीडियो इसी सीरीज में आएगी जिसपे ये एक पूरा एक एनालिसिस का एक टॉपिक होगा, जिसमें केवल मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर ही पूरा लेक्चर दूंगा और आपके सारे डाउट्स को एक एडवांस लेवल पे जाकर के सॉल्व करूंगा। फिलहाल बस आप इतनी जानिए कि बनावट के आधार पर सेंटेंसेस के कितने काइंड्स हैं। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे जो पहला कहलाता है वो कहलाता है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, पहले आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो एनी सेंटेंस विद सिंगल वर्ब इज नोन एज सिंपल सेंटेंस। बहुत ही साधारण से भाषा में लिखा हुआ है कि कोई भी आपको वाक्य दिख रहा है और उस पूरे वाक्य में केवल एक ही वर्ब है, यानी कि एक ही वर्ब होने का मतलब
केवल एक ही वर्क किया जा रहा है। एक ही वर्क मतलब क्या हुआ बेटा, एक ही काम किया जा रहा है, तब आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। आइए थोड़ा सा इसे और समझते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि रवि वैन टू मार्केट विद हिज फ्रेंड्स। रवि जो है अपने दोस्तों के साथ बाजार गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ब आ रहा है क्या, वेंट। वेंट मतलब जाना। तो यानी रवि क्या किया, गया, यानी उसने एक ही काम किया, जाने के। इस पूरे वाक्य में कोई और दूसरा वर्क नहीं हुआ है रवि के द्वारा। यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस होगा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आई विश समझ में आ रहा हो क्यों ये सिंपल है बेटा, क्योंकि इसमें केवल कितने वर्क हुआ, इसमें केवल एक ही काम हुआ है। ओके। दूसरा देखिए, एलन इज प्लेइंग गेम इन द रूम। एलन क्या कर रहा है, रूम में गेम खेल रहा है। तो केवल एक ही काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है वो, ही इज ओनली प्लेइंग गेम, वो केवल गेम खेल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। यानी कितना वर्क, ओनली वन वर्क हैज बीन डन इन दिस सेंटेंस। यानी कि इसमें कुल कितने वर्ब हैं, हियर इज ओनली वन मेन वर्ब, एक ही मेन वर्ब है। इस वजह से ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, यू हैव नॉट विजिटेड अमेरिका। यहाँ पे भी देखिए विजिटेड, विजिट करना यानी कि घूमना। तो यहाँ पे देखिए एक ही वर्ब आया हुआ है, यानी कि इस वाक्य में भी आप देखेंगे बेटा कितने वर्ब हैं, तो आपको सर इसमें भी एक ही मेन वर्ब है, एक ही मेन जो है काम हो रहा है। तो ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे तो बातें और समझ में आ जाएंगी। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, जहाँ कहीं भी एक वर्क हो रहा होगा, सिंगल वर्क हो रहा होगा, वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेटा आपका सिंपल सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं अगले काइंड के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ और चीज़ें मैंने लिखी है, अगर वो आपको नहीं लगे तो परेशान नहीं होइएगा। मैंने जैसा कि आपको बोला कि थोड़ा सा आप जहाँ एडवांस हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, कुछ चीज़ें अभी मैं आपको और पढ़ाऊँगा, जैसे क्लॉज और फ्रेज आगे कुछ वीडियोज़ में कवर करूँगा, तब ये टॉपिक आपको और बेहतर हो जाएगा। बाकी इन शॉर्ट समझने की कोशिश करिए कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो वैसे मैं बता दूं एक पहले सिंपल लैंग्वेज में कि अगर कोई सेंटेंस में मोर देन, क्या है, मोर देन वन वर्ब है बेटा, यानी कि एक से ज़्यादा वर्ब है, यानी एक से ज़्यादा मेन वर्ब है, तब या तो वो कंपाउंड कहलाएगा, या तो वो थर्ड वाला काइंड कॉम्प्लेक्स, क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। यानी आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर एक से ज़्यादा क्या है, मोर देन वन वर्ब है, मोर देन वन वर्ब है, तो यहाँ पे आप ये समझ जाइएगा कि वो या तो क्या होगा, कंपाउंड होगा, या तो फिर कॉम्प्लेक्स होगा। बहुत इजी मैनर में मैं आपको बता रहा हूँ, एक से ज़्यादा वर्ब मिला तो या तो कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये तो ठीक है, कब कंपाउंड होगा या फिर कब कॉम्प्लेक्स होगा, पर मैटर ये है कि हम कैसे पहचानेंगे ये कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए इसी पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या कह रहा है यहाँ पे। तो कंपाउंड सेंटेंसेस हैज़ टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज। देखिए अब आपकी बात थोड़ा सा शायद कम समझ में आ रही होगी, बट इसे फर्दर क्लासेस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज किसको बोलते हैं, कि बेसिकली क्लॉज का मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस ही है। तो सेंटेंस को ही क्लॉज हम बोल देंगे। क्लॉज क्यों बोलते हैं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा डाउट ना हो। तो क्लॉज मतलब एक सेंटेंस ही मान लीजिए, और ये एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसका पूरा पूरा मतलब आपको पता चलेगा। अभी मैं आगे कुछ और सेंटेंसेस लूँगा तो आपको ये बातें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जो सेंटेंस अपना पूरा मतलब क्लियर उसको पढ़ेंगे और सेंस कंप्लीट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। यानी उसको अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी और सेंटेंस पे या क्लॉज पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। विद और विदाउट सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है, बट एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका अर्थ, जिसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है। यानी कि ये अपनी पूरी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी दूसरे वाक्य पे क्या होता है, डिपेंड होता है। कैसे, आगे अभी डिस्कस करेंगे। या इसको एक फर्दर दूसरे फॉर्म में आप और क्या बोल सकते हैं कि अ कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड डबल सेंटेंस व्हेन इट इज मेड अप ऑफ ओनली टू प्रिंसिपल क्लॉजेस। ये दिस इज क्लॉजेस। तो यानी कि जब कभी भी यहाँ पे दिया गया, अगर हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो
और दूसरा क्या हो, सबऑर्डिनेट हो। या ये भी हो सकता है कि एक प्रिंसिपल हो साथ में दूसरा भी क्या हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो, यानी क्योंकि एक से ज़्यादा भाई वर्ब होगा ना तो दो क्लॉज भी होंगे या दो सेंटेंस भी होंगे, तो इसलिए वहाँ पे दो प्रकार के सेंटेंस, यानी ये तो कंपलसरी कि एक तो प्रिंसिपल होगा ही होगा, दूसरा जो है वो सबऑर्डिनेट भी हो सकता है और प्रिंसिपल क्लॉज भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब चूंकि दो सेंटेंस है तो वो जुड़े भी होंगे, तो कंपाउंड सेंटेंसेज आर ज्वाइंड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, और जिन कंजक्शंस के माध्यम से ये जुड़ते हैं बेटा उन कंजक्शंस को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसको आप लोग अंडरलाइन करके अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं कौन से कंजक्शन से जुड़े होते हैं, देन यू विल से सर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अच्छा, ये कंजक्शंस हैं कौन कौन से, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। तो वैसे अगर आप इसे भूल जाए तो एक ट्रिक मैं आपको बता दूं याद करने का, तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक जो है फेमस है, दैट इज फैन बॉयज। वो ट्रिक है बेटा क्या, फैन बॉयज, FANBOYS। बस इतना आप याद करेंगे तो आपको सारे ये सारे कंजक्शंस कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, F का मतलब होता है फॉर, A का मतलब होता है एंड से आप याद रखिएगा नॉर, B से आपने याद रखना है बट, और O से याद रखना है आपने और Y से बच्चा येट, एंड S से आपको याद रखना है सो। तो अगर कोई सेंटेंस है उसे मोर देन वन वर्ब है तो सिंपली कंजक्शन होगा, और कंजक्शंस में अगर इनमें से कोई भी एक मिल जाए तो आप आंख मूंद करके आप बोल दीजिएगा कि वो क्या है, कंपाउंड है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, आइए जरा इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखिए हमने लिया हुआ है, शी इज़ वेरी इल, वो बहुत बीमार है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे एक प्रिंसिपल ये क्लॉज है, ठीक है, वह बहुत बीमार है, देखिए अपने आप में कंप्लीट है। सो इसलिए शी डज नॉट लाइक टू ईट, इसलिए उसे खाना खाना पसंद नहीं। यहाँ पे कंजक्शन क्या यूज हुआ है, सो। देखिए यहाँ पे कहीं सो आया हुआ है तो आप कहोगे यस, यहाँ पे एस फॉर सो मैंने आपको सिखाया तो ये सो, यानी कि कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट, टेक सम रेस्ट और एल्स यू विल फॉल इल, थोड़ा सा आराम कर लो नहीं तुम क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। यहाँ पे देख कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है और, क्या आपके इस ग्रुप में और है, आप कहोगे जी हाँ, यहाँ पे और मिल गया, यानी कि ये भी क्या है, कंपाउंड है। ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ लीडर। ओके, यहाँ पे देखिए आपको क्या कंजक्शन मिल रहा है, बट आपको मिल गया, क्या बट आपकी इस पूरे सीरीज में, जी हाँ, यहाँ पे आपको बट मिल गया, तो ये क्या कहलाया, कंपाउंड कहलाया। तो आई विश अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। बाकी डिटेल पे इस पर चर्चा करेंगे अपने पूरी जो स्ट्रक्चर की एक सीरीज में लेके आऊँगा उसमें, नहीं तो वीडियो भी लेंदी हो जाएगी और हो सकता है आप अभी बेसिक लेवल पे कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि एक एडवांस लेवल की ये टॉपिक माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल ईजिली पता चल गया होगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ब होंगे कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। जहाँ पे फैन बॉयज कंजक्शन आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंपाउंड। और हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो सीधी सी बात, वैसे कंजक्शंस बहुत सारे होते हैं, आपको याद रखने में दिक्कत होगी, तो बस ये याद रखिएगा कि फैन बॉयज को छोड़ करके जितने भी कंजक्शंस बेटा बच गए, वो सारे के सारे कंजक्शंस में कोई भी कंजक्शन यहाँ पे आ जाएगा तो आपको वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वैसे लिखा क्या गया है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि और जितने भी होंगे वो सारे कौन से क्लॉज होंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, परेशान नहीं हो, सबऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर ज्वाइंड विथ, ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो तो कोऑर्डिनेट से जुड़े हुए थे, तो ये किससे जुड़े होंगे, ये जिससे जुड़े होते हैं इन सारे कंजक्शन को बेटा बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन से कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये क्या क्या होते हैं, तो ये समझिए कि जितने भी हमने ऊपर पढ़े उनको छोड़कर सारे क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग। सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंस, बिकॉज, व्हाट, हु, अनटिल, बिफोर, देन, एटसेट्रा, ये सारे आपके कैसे कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, द प्लेन विल लैंड व्हेन, तो यहाँ पे क्या आ गया था, कंजक्शन व्हेन आ गया, व्हेन इट गेट्स परमिशन। तो देखिए आप देखेंगे फैन बॉयज में व्हेन आपको नहीं मिलेगा, तो फैन बॉयज में व्हेन नहीं है, तो यानी ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। अगला देखिए, वी शुड रीच द हॉल बिफोर,
यहाँ पे कंजक्शन क्या यूज है, बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन। देखिए यहाँ पे ये बिफोर आया हुआ है, यानी कि ये भी सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लास्ट, इट इज अ वीक, ये सेंटेंस थोड़ा सा, सिंस ही इज वीक, ओके, ही इज वीक सिंस ही फेल इल, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था इसलिए क्या है, तब से वो क्या है, कमजोर है। तो ये सेंटेंस में भी देखिए क्या इस्तेमाल हुआ, सिंस का यूज हुआ है। और सिंस देखिए वैसे एग्जांपल ये यहाँ पे देखिए दिया गया है, यानी कि ये भी कैसा स्ट्रक्चर है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सो स्टूडेंट्स, आई विश कि आपको जितनी सारे टॉपिक्स आज की क्लास में मैंने पढ़ाया ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो और अगर कंटिन्यू करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ऐसा करते अपने रिमेनिंग पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी अगले वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सो अगले वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आई विश पता ही होंगे कि 8 होते हैं, और ये 8 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनको बैकबोन बोला जाता है इंग्लिश ग्रामर का। अगर आपको ये नहीं आता तो आपकी ग्रामर कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकती है। तो अब एक एक करके, यानी पहला हमारा टॉपिक होगा नाउन, फिर प्रोनाउन, ऐसे करके एक एक टॉपिक करके सारे वीडियोज में क्या करूंगा, इन सारे टॉपिक को मैं फिनिश करूंगा, और बहुत ही एडवांस लेवल, बेसिक से एडवांस तक मैं आपको ले जाऊंगा, और मैं आपके सारे टॉपिक्स को फिनिश करूंगा। चलिए खैर फिलहाल बिना टाइम को वेस्ट किए आज के इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ब्रेक करते हैं। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, जिससे कोई भी अपकमिंग वीडियो स्किप ना हो। और एक गुजारिश है कि इस मेहनत के बदले कम से कम एक लोग के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर इस वीडियो को, ये लिंक को शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये एफर्ट पहुंच सके और उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।